Alright guys, welcome to lecture number 4. हमारा lecture 4 because of some reason postpone हो गया था. So आज हम लोग उसको start कर रहे हैं and so lecture 3 to 1 में हमने introduction को cover किया था and probability के concepts we started talking about कि probability के axioms क्या होते हैं and how will we prove different sort of properties of probability using those three axioms. So पिछले लेक्चर में हमने वो ही पूरा डिस्कस किया था एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि अगर हमारे जो इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम वाले इवेंट्स हैं देन हाउ डू यू डू थिंग्स. देन हमने बोला कि इट ऑल कम्स डाउन टू काउंटिंग कि कितने एलिमेंट हैं मेरे किसी पर्टिकुलर इवेंट में. सो फिर उसको उसको पढ़ने के लिए हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब पढ़ा एंड वी लुक्ड एट अ फ्यू क्वेश्चंस आल्सो. In today's lecture, we will cover rest of the probability concepts and we will also look at a few of the past year questions from these probability topics. So ये हमारा major agenda रहेगा and जो हमने question last time करना था which I gave you, that also we'll discuss at the end, which is along with the past year question. So before moving on, any doubts from in terms of concepts from the previous lecture, feel free to ask me. Yeah, any doubts guys from the past topics that we have done? Otherwise we will start talking about the concepts. So तीन चार major concepts हैं हमारे which are still pending, so we will cover that, we'll understand that and फिर हम questions पे jump कर जाएंगे. ठीक है? So okay, hello Shilpi, good evening. Good evening, ma'am. All right, चलो guys, तो फिर no doubts and ठीक है, शुरू करते हैं फिर. ठीक है? So last time तक permutation combination ये सब डिस्कस कर लिया था. Now comes the topic of conditional probability. Conditional probability. Conditional probability क्या होती है? हम बेसिकली जानना चाहते हैं कि कोई अगर एक इवेंट हो चुका है, ठीक है, कोई एक इवेंट हो चुका है, उसके होने के बाद जो बाकी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क आया. ठीक है? सो व्हाट डू आई वांट टू नो? आई वांट टू एग्जामिन how the information that, let's say there is an event B, that an event B has occurred, how does it affects the probability assigned to another event A. ठीक है? सो मान लो एक इवेंट है, लेट्स से एक इवेंट, मान लो एक इवेंट है ए. इवेंट ए क्या है? मान लो you going to your dream college or maybe let's say going to let's say your dream college, whatever. So your dream college. और मान लो कि आपको पता है कि आपको ड्रीम कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको क्लास 12 में पास होना. ठीक है? क्लास 12 में पास होने के लिए एटलीस्ट 33% मार्क्स आने चाहिए. ठीक है? और मान लो इवेंट बी क्या है? इवेंट बी क्या है? इवेंट बी इज वेदर यू पास और फेल इन योर एग्जाम. 33% मार्क्स आए या नहीं आए. ठीक है? तो मान लो इवेंट बी इज वेदर यू पास और फेल योर एग्जाम. ठीक है? तो एक सिचुएशन है कि आप देख रहे हो कि अच्छा आपके अपने ड्रीम कॉलेज में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपकी कोई भी दिमाग में है चीजें बेस्ड ऑन हाउ यू आर परफॉर्मिंग, यू हैव सम प्रोबेबिलिटी. ठीक है? बट मान लो कि आपका रिजल्ट आ गया और आपको पता चल गया है कि आप फेल हो चुके हो. ठीक है? तो मतलब इवेंट हो चुका है, बी हैज हैपेंड.
So now knowing that B has happened, you want to update your probability कि क्या मैं अब can event happen, can event A happen, knowing that B has happened. And let's say B is not whether you fail or pass, event B is that you fail your exam. ठीक है. So knowing that you fail your exam, what is the probability that you will go to your dream college? कि मतलब ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए तो मतलब क्लास 12 में पास होना चाहिए था, बट हम पास नहीं हो पाए. तो एब्सोल्युटली राइट हिमांशु, शौर्य, वेरी नाइस. सो आपने अपनी प्री रिक्विजिट ही पूरी नहीं की, आप एग्जाम में फेल हो गए क्लास 12 में, और फिर क्या हुआ, आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा ही नहीं पाओगे. सो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हैज चेंज्ड व्हेन अ न्यू इवेंट हैज हैपेंड. सो जब भी हम इस तरीके के डिस्कशंस करना चाहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है. सो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मल तरीका है. वो क्या है? ओके. सो जब भी ये कॉन्सेप्ट आइडियली समझ में आ गया कि एक इवेंट होता है ए, उसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी व्हेन सम अदर इवेंट हैपेंस इट माइट गेट अपडेटेड, एंड दैट्स ऑल दैट वी वांट टू टॉक अबाउट. सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, राइट? अब फॉर्मूला क्या है, कैसे करेंगे, वी विल फाइंड दैट आउट. हेलो अनुषा, गुड इवनिंग, वेलकम बैक, लॉन्ग टाइम. All right. So we were discussing conditional probabilities. ठीक है. So conditional probability is how does the probability of a particular event is affected when any other event takes place. ठीक है. So we want to do that. Okay. All right. ठीक है. तो probability of A given B, ये जो symbol है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है conditional probability of A given that event B has occurred. ठीक है. ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या है? दिस इज टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि इवेंट बी हो चुका है. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड. एंड व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी गिवन बाय? दिस प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय, और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो, ये जो बी है, बी इज द कंडीशनिंग इवेंट. ठीक है. So what is this probability given by? Probability of A given B. This is given by probability that A intersection B happens, given that probability B happens. So basically हुआ क्या? देखो, पहले क्या कर रहे थे हम लोग? पहले आपकी दुनिया क्या थी? आपकी दुनिया ये, सो हम क्या बात करें, पहले ये सारा everything was a possibility, right? This is nothing but my sample space. ठीक है. दिस इज माई सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस में से कुछ भी हो सकता था जब मुझे पता नहीं था कि बी हुआ या नहीं. ठीक है. बट अब क्या हो गया? आपकी दुनिया पहले ये इतनी बड़ी चार दीवारी थी, अब एक छोटी चार दीवारी बन गई है, या एक छोटा सर्कल विच इज द इवेंट बी. मान लो इवेंट बी इज दिस, लेट्स से दिस इज इवेंट बी. तो अब आपको किसी ने बता दिया कि इवेंट बी हो चुका है. ठीक है. तो अगर इवेंट बी हो चुका है तो आप इसके बाहर तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें बता दिया गया कि इवेंट भी हो चुका है. तो ये जो भी एरिया है, दिस इज आउट ऑफ योर रीच, राइट? सो योर न्यू वर्ल्ड, न्यू दुनिया हैज बिकम दिस, राइट? ये आपकी नई दुनिया है. और इस नई दुनिया में आप जानना चाहते हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज हैपेंड. ठीक है. और मान लो कि ए जो इवेंट था वो कुछ ऐसा था. ओके. दिस, मान लो ए जो था वो ऐसा कुछ इवेंट था. दिस इज ए. ठीक है. तो बेसिकली अब हो क्या रहा है कि किसी ने आपको बोला कि बी हो चुका है, इवेंट बी हो चुका है.
तो बी के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और अब आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कि अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ए होगा व्हेन यू नो दैट बी हैज हैपेंड। तब आपको बस क्या बताना है कि ये अगर टोटल एरिया है, दिस इज द टोटल एरिया, उसमें से ए कब हो रहा है, व्हेन दिस इज हैपेंड। तो बी के साथ ए होने का चांस क्या है, सिर्फ इतना सा। एंड व्हाट इज दिस एरिया, दिस एरिया इज ए इंटरसेक्शन बी। तो आप बेसिकली क्या रेशियो निकालना चाहते हो कि अच्छा ये जो पूरी दुनिया है उसमें से ए इंटरसेक्शन बी का कितना हिस्सा है। सो दैट इज व्हाई यू आर ट्राइंग टू डू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी divided by probability of b, because your new world is this and not this sample space, ठीक है। this is what you're trying to do। ये वाला जो फॉर्मूला है इसका लॉजिक समझ में आया। तो वी आर सेइंग कि b हो चुका है, तो b होने के बाद अगर a को होना है तो इसका मतलब क्या है, एलिमेंट शुड बी समवेयर हियर ओनली। सो इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस दुनिया के अंदर। सो ये होने के चांसेस कितने हैं, अगर दिस इज द एंटायर वर्ल्ड, इट इज द रेशियो बिटवीन दीज टू प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला, ठीक है। सो अगर बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूं फॉर एनी टू इवेंट्स, कोई भी दो इवेंट्स है मेरे पास, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, ठीक है, and I know that with probability of b greater than 0, ठीक है, कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0, अदरवाइज मतलब वो इवेंट हुआ ही नहीं, ठीक है, बट वो इवेंट होना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन दैट इज देयर, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of a, given that b has occurred is defined by whatever formula that we've discussed, which is probability of A given B is probability of A intersection B divided by probability of B, ठीक है। ये फॉर्मल डेफिनेशन है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये वाला चीज आइडिया क्लियर है, ठीक है। एनी डाउट्स? ओके, ऑलराइट। तो ऑलराइट, सो नाउ अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो एक तरीके से यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल ऑन बी यूजिंग द डेफिनेशन। Can I write it like this, just merely by using the definition, and also that I know that probability of b is greater than 0, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन रूल। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। So simply using the definition of conditional probabilities, I can find the probability of A intersection B। अगर इस तरीके से मुझे अपने इवेंट्स डिस्क्राइब्ड हैं तो आई कैन यूज दैट, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं कि मान लो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, अगर आपको ये निकालना है, और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, वो क्या है कि A1 पहले हुआ, मान लो A1 occurs फर्स्ट, फिर क्या हुआ A2 हुआ, एंड फिर क्या होता है A3 होता है। तो यूजिंग दिस मल्टीप्लिकेशन रूल, what can you say, what is this formula going to be? Probability of A1 intersection A2 intersection A3, ये कैसे
how do we write this? तो मैंने क्या बोला कि इवेंट ए हो चुका है, पहले इवेंट ए होता है, फिर इवेंट 2 होता है, फिर इवेंट 3, A1 A2 A3। तो देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इस पूरे का इंटरसेक्शन E3, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको? कोई दिक्कत है इस चीज में? नो मैम। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट लाइक व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, क्योंकि मेरा एक ये इवेंट है, एंड साइड में मैं एक और चीज क्या लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 हैपनिंग गिवन दैट A1 एंड A2 हैव हैपेंड, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि इसको मैं मान लो कि एक ही इवेंट है, ये कोई एक इवेंट है, दिस इज वन इवेंट, दिस इज वन इवेंट, दिस इज वन इवेंट। Anybody has any doubt till this point? So simply using multiplication rule, can I? मैम, Yeah. हम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 नहीं होना चाहिए? कहाँ पे? हम राइट हैंड साइड पे। इधर? So you're saying here? यस मैम। मैम, उससे पहले भी जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 लिखा है उसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 नहीं होगा? So you're saying I should write 3 here? Is that नो what? मैम, ऑन द राइट हैंड साइड। Yeah. Here, what should I write? मैम, उससे पहले। इसके पहले, okay. मैम, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 नहीं होना चाहिए? ओके, ठीक है। तो अब ठीक है, जो आप बोल रहे हो एक बार ही लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 हमने लिख दिया, ठीक है। हाँ। और इन हाँ। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 हाँ। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। हाँ बिल्कुल, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि क्योंकि हम लोग इसको देखो, ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे भी लिख सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, राइट। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि अगर मान लो किसी ने मुझे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, वो क्या होती है, वो भी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए भी लिख सकते हैं। सो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो whatever you are saying is absolutely right, but the only catch here is I am saying कि जो इवेंट A3 है वो सबसे आखिर में हुआ है, राइट। सो मैं कह रही हूँ A1 पहले हो गया, फिर A2 हुआ, फिर A3 हुआ। और ये वाली चीज जो है वो क्या बोल रही है, प्रोबेबिलिटी दैट A1 एंड A2 दोनों हो रहे हैं गिवन दैट A3 हैज हैपेंड। तो हमारी सीक्वेंस उस हिसाब से नहीं जा रही है, बट जो आप बोल रहे हो वो एब्सोल्युटली यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल। तो अगर मैंने बोला कि पहले इवेंट ए हुआ है, तब आप क्या बोलोगे कि अच्छा ठीक है, इवेंट ए हो गया है, तो अब इवेंट बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर इवेंट ए हो चुका है, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। और अगर कोई आपको बोले कि अच्छा पहले इवेंट बी हुआ है, तब आप क्या बात करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हो गया है, ठीक है। तो ये वाला जो केस है, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि अच्छा A1 और A2 दोनों हो चुके हैं, अब बताओ अच्छा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 क्या है अगर A1 एंड A2 दोनों हो चुके हैं। आर यू गेटिंग मी?
ठीक है. सो अगर मतलब कॉन्टेक्स्ट अलग हो तो जो आपने बोला है वो भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज ऑल दैट मैटर्स इज इसको मैं मतलब इस तरीके से भी डेफिनेटली लिख सकती हूँ. ठीक है, नो इश्यूज विद दैट. ओके. तो यहां तक ये जो लिखा है ये वाला, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि मैंने ये कैसे लिख दिया या ये नहीं लिख सकते, ऐसे तो कोई किसी को डाउट नहीं है. तो दिस इज फाइन ना, दिस इज फाइन. यस मैम. ठीक है. सो अब मैं क्या कह रही हूँ, अब मैं अगर आपको पूछूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 गिवन दैट यू नो द सीक्वेंस कि पहले A1 हुआ है फिर A2 हुआ है, तो मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 and then probability of A2 given that A1 has happened. I can write it like this. Yes. Anybody has any doubt in this? Ma'am, in the right hand side, I think probability of A2 should be there. So तो हम लोग हिमांशु कैसे करते हैं, जो इवेंट पहले हुआ है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी को प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं. इवेंट मेरा पहले A1 हुआ है, राइट? Yes ma'am. तो अगर मुझे तो मैं क्या देखूंगी कि अच्छा A1 हो चुका है तो A2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन दैट A1 हैज हैपेंड, राइट? So I'm just going by that logic. But what you are saying कि वो वाली पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि जैसे आप इसको ये वाली जो टर्म है इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ये वाली जो टर्म है इसको ऐसे भी लिख सकते हो. सो बोथ आर करेक्ट. सो कॉन्टेक्स्ट वाइज जिस जो कॉन्टेक्स्ट में आप होगे उस हिसाब से आप लिखोगे. तो हाँ, मैं प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मी सेइंग दिस कि पहले A1 हुआ है फिर A2 हुआ है फिर A3 हुआ है, सिर्फ मैं उस बेसिस पे लिख रही हूँ. बट जो भी आप बोल रहे हो या जो मान्या बोल रही थी, बोथ ऑफ यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट. ठीक है. सो Got डोंट it गेट ma'am. कंफ्यूज्ड इन दिस. ओके. ऑल राइट. तो अब मैं क्या करना चाहती हूँ, अब मैं बस रिप्लेस करती हूँ जो भी मैंने लिखा पहले. सो ओके, these P have moved. All right. ओके. सो अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, अब मैं इसको कैसे लिख देती हूँ. आई एम जस्ट राइटिंग दिस एंड आई रिप्लेस दिस विद व्हाट आई हैव रिटन हियर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, क्योंकि पहले A1 हुआ फिर मैंने क्या देखा, अच्छा अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या है गिवन दैट A1 हो चुका है. अब मैं देख रही हूँ अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 क्या है गिवन A1 भी हो चुका है एंड A2 भी हो चुका है. सो इस तरीके से मैंने सीक्वेंस वाइज इस पूरे के पूरे इवेंट को ब्रेक डाउन कर दिया. A1 probability of A2 given that A1 has happened, probability of A3 given that A1 and A2 both have happened. ठीक है. So this is how I can write such a probability of intersection using the multiplication rule. ठीक है. ये वाला पार्ट क्लियर है सभी को? Yes ma'am. ठीक है. चलो, ऑल राइट. ओके. सो अब क्या करते हैं, ठीक है. सो दिस वाज आवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करके अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हो सकते हैं. So now we come to another concept, which is the law of total probability. Law of total probability. Law of total probability क्या कहती है, उसके पहले मुझे एक दो चीजें समझनी है. वो क्या होती है, देखो. मान लो कुछ इवेंट्स है मेरे पास, इवेंट A1 A2 अप टू AK. ये सारे इवेंट्स को मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहूंगी. दे आर
I say that all these events are mutually exclusive if no two events have any common outcome. मतलब इनका इंटरसेक्शन जो है, ये जो सारे इवेंट्स है इसमें से कोई भी दो इवेंट उठा लो, उनका इंटरसेक्शन देख लो, इट विल बी नल सेट. क्योंकि क्या हो रहा है, ये सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप में आपस में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है. अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, ऑल दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है, इनका आपस में कुछ भी कॉमन रीजन नहीं है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग. ठीक है, ये जो इवेंट है, दीज इवेंट्स A1 to AK, ठीक है, these events are exhaustive. एक्सक्लूसिव का मतलब इंटरसेक्शन कुछ नहीं है. और ये सारे इवेंट A1 to AK, इनको मैं बोलूंगी एग्जॉस्टिव. कब? जब आप इनके सब मतलब ये सारे के सारे इवेंट को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, सैंपल स्पेस. सो दीज इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इफ one AI must occur. कि कम से क्योंकि उसका एग्जॉस्टिव का मतलब है कि ये जब भी कुछ भी हो रहा है ना, कम से कम एक इवेंट तो होगा ही होगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो A1 यूनियन A2 यूनियन ऑल दीज एक के इवेंट्स, ये सब अगर मिला दिए जाएं तो मेरे पास क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस. दिस इज माय सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सो अगर ये सारे इवेंट्स को आप कंबाइन कर रहे हो, लाइक इफ यू वांट टू सी कि अगर ये सारे इवेंट्स को कंबाइन करें तो हम क्या देख रहे हैं, इट फॉर्म्स अ सैंपल स्पेस. ठीक है, एंड दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव. कब? जब इनके बीच में आपस में इंटरसेक्शन में कुछ भी ना हो. ठीक है, ये दो चीजें समझ में आ गई, क्योंकि इन दोनों का यूज होगा इन ऑर्डर टू डिफाइन टोटल प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी? एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? ओके, ऑल राइट. तो ठीक है, हमने मैम क्या, हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स डिसजॉइंट इवेंट्स ही हो गए क्या? हाँ डिसजॉइंट कह सकते हो उनको. यस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट इवेंट्स. यस. मैम फिर A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू AK, तो फिर उनकी प्रोबेबिलिटी का सम होना चाहिए ना? सॉरी, मैम एक्सियम 3 क्यों नहीं लगेगा इसमें? हम लगाएंगे ना, अभी लगाया नहीं है हमने, हम लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे. ओके. ठीक है, हाँ. सो बिकॉज यू कैन सिंपली से, तो हमने अभी ना क्या किया है, अभी हमने दोनों ये नहीं बोला है कि दोनों इवेंट में दोनों प्रॉपर्टीज हाथ में सेटिस्फाई हो रही हैं. अभी हम क्या बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर इवेंट, एक लिस्ट है इवेंट्स की A1 A2 AK. इनको आप एग्जॉस्टिव बोलोगे कब, जब उनका यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जॉस्टिव. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट? व्हेन उनका आपस में इंटरसेक्शन इज नथिंग लाइक नल सेट. ठीक है, हाँ. अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे कि कोई एक सेट ऑफ इवेंट्स है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, देन आई विल स्टार्ट यूजिंग दैट. ठीक है, all right, okay, all right, okay. So ये जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये क्या कहती है, इट सेज कि मान लो आपके पास के इवेंट्स है, लेट A1 A2 अप टू AK. ये क्या है, कैसे इवेंट्स है, दे बी म्यूचुअली, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं. ठीक है, तो ये सारे के सारे इवेंट्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं. ठीक है, एंड क्या हो रहा है, देन फॉर एनी इवेंट बी, तो कोई एक और इवेंट है बी,
ठीक है. देन फॉर एनी इवेंट बी, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बतानी है कि वो क्या है, देन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट, this probability of b is nothing but probability of a1 multiplied by probability of b given a1 plus probability of a2 probability of b given a2. इस तरीके से चलते जा रहे हैं और कहां तक चले गए, a k तक चले गए. probability of a k into probability of b given a k. ठीक है. और इसको लिखने का कॉम्पैक्ट तरीका क्या है? अब यहाँ पे मैंने हर एक टर्म को एक्सपैंड करके लिखा है. इसको अगर क्विकली कॉम्पैक्ट तरीके से लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? देन यू विल जस्ट राइट, यू आर समिंग. व्हाट आर यू समिंग? i इज गोइंग फ्रॉम 1 to k. पहले आप क्या कर रहे हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ a i कर रहे हो. फिर क्या कर रहे हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a i. ठीक है. दिस इज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ b. Is that right? This is how I find probability of B when I have k such events which are mutually exclusive and exhaustive. Is the statement clear? I will prove how we have come up with this. But is the statement clear? कि statement क्या बोल रही है? Ma'am, exhaustive events का meaning is not clear to me. Exhaustive event का मतलब है, okay, ठीक है. मान लो कि मान्या दिन में 3 काम करती है. ठीक है. Can you please remind what is the meaning of exclusive and exhaustive? ठीक है. ठीक है. तो एग्जॉस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एग्जॉस्ट कर दिया मैंने अपने, आई एग्जॉस्टेड ऑल माय मनी. इसका मतलब क्या हुआ? आई एम वेरी एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्ट का मतलब या तो आप खर्च कर रहे हो, लाइक यू आर स्पेंट ऑल द मनी, या यू आर वेरी टायर्ड. आई एम वेरी एग्जॉस्टेड यार. यूजुअली यू से दैट ना, लाइक आई एम वेरी टायर्ड, आई हैव नो एनर्जी, आई हैव स्पेंट ऑल माय एनर्जी. राइट? ये इसका इंग्लिश मीनिंग है. एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि exclusive, let's say I am teaching and I say that I am exclusively teaching in that institute, मतलब मैं सिर्फ वहीं पढ़ा रही हूँ, मैं और कहीं नहीं पढ़ा. ठीक है. सो मेरे और बाकी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने में कोई इंटरसेक्शन नहीं है. एक्सक्लूसिविटी का मतलब समझ में आ गया कि आपके जो सारे इवेंट्स हैं अलग अलग, उनका आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है. एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है. और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि आपके जितने भी इवेंट्स हैं, A1, A2, AK, ये सब मिला के, इन सब का जब आप यूनियन ले लेते हो तो मिला के आपके पास क्या बनता है? सैंपल स्पेस. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि सो मान लो हमारा सैंपल स्पेस है और डे इन मान्या's लाइफ. ठीक है. And let's say for simplicity, Manya only does 3 things. She sleeps, she studies, and what else do you want to add, Manya? Ma'am, eat. Very good decision. तो मान्या इन तीनों में से सिर्फ एक, लाइक ये सिर्फ यही तीनों चीजें हैं जो वो करती है. ठीक है. सो या तो वो सो रही होती है, या वो खा रही होती है, या वो पढ़ रही होती है. ठीक है. या फिर कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें वो एक साथ कर सकती है. ठीक है. सो इसमें व्हाट एम आई सेइंग व्हेन आई एम सेइंग ऑल दीज इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव, कि कोई भी इंसान अगर बोलेगा कि अच्छा मान्या क्या कर रही है, देन दे विल से इन तीनों में से ही एक चीज होगी. सो जो भी आपके सैंपल स्पेस में चीजें हैं उसमें से यही 3 चीजें हो रही होंगी, या तो इंटरसेक्शन में या तो इंडिविजुअली. सो यू विल बी डूइंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज एक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ वी लुक एट इट. इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव. आपने अपना पूरा दिन एग्जॉस्ट कर दिया इन 3 एक्टिविटीज में.
इन तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हो. सो बेसिकली कोई भी इंसान आपके पॉइंट ऑफ डे में कभी भी आपको उठा के देखेगा तो आप इन तीनों में से कुछ ना कुछ कर रहे हो, एटलीस्ट एक चीज. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय कि अगर मैं यूनियन ले लूं किसका, स्लीप का, यूनियन विद स्टडी, यूनियन विद ईट, तो हमें क्या मिल जाएगा, अ डे इन मान्याज लाइफ. मान्याज लाइफ का एंटायर डे हमारे पास आ जाएगा. यस और नो? इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट. मतलब मैंने मान्या का पूरा डे एग्जॉस्ट कर दिया बाय डूइंग दीज थ्री एक्टिविटीज, बाय डूइंग एटलीस्ट वन ऑफ दीज थ्री एक्टिविटीज. यू गेट इट नाउ? तो अगर अभी मैं ये जो ना ये तो चलो ठीक है, उस तरीके से एग्जांपल दे दिया. बट अब मैं अगर बोल रही हूँ कि मेरे पास कुछ इवेंट्स हैं A1 A2 अप टू AK, और ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं. इसका मतलब क्या है, ये इवेंट्स में आपस में इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है. ठीक है, इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है, मतलब अपने अलग अलग इंडिपेंडेंट है. और ये सारे इवेंट्स जो है, मान लो A1 है, दिस इज A2, मान लो दिस इज A3. ठीक है, ऐसे में सारा जो मेरा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस है उसको अगर मैं बाइफरकेट कर दूं तो मेरे पास कोई ना कोई एक इवेंट आ जाएगा. इसका मतलब क्या है कि मैं ये सारे इवेंट्स को अगर देखूं तो ये सारे के सारे सैंपल स्पेस का सारा हिस्सा एग्जॉस्ट कर देते हैं. तो सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इन अ एक्सपेरिमेंट. तो किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट आप देख रहे हो, तो ये वाला इवेंट जो भी होगा that will be happening. So if you look at the union of all these events, you will see that it is equal to the sample space. This is what is the meaning of exhaustive. कि ये सारे इवेंट्स के अलावा कोई भी एक इवेंट नहीं होगा. So only one of these, at least one of these events will be happening at any point of time. This is what is meant by exhaustive. Is that clear? कि ये जो इवेंट्स है इसके बाहर कोई इवेंट नहीं हो रहा. एग्जॉस्टिव का मतलब ये है. Yes, no, still confused. Okay. Okay, guys, what about others? Himanshu, Shaurya, Archana, is this fine? Yes, ma'am. Okay. All right. ठीक है. Okay, ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, हमें ये लॉ ऑफ जो टोटल प्रोबेबिलिटी हमने लिखा है, हमें इसको प्रूव करना है कि ये कैसे आया. ठीक है, चलो तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मान लो कि दिस इज माय एंटायर सैंपल स्पेस. ठीक है, दिस इज माय एंटायर सैंपल स्पेस, दिस इज माय सैंपल स्पेस. और मैं क्या बोल रही हूँ कि ये सारे जो AI इवेंट्स थे, AIs का मतलब A1 A2 AK अप टू AK. ठीक है, ऑल दीज AIs आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. ठीक है, ये हमें पता है. तो अगर B हुआ है, सो इफ B occurs, then it must be in intersection, or you can say it must be in conjunction with exactly one of the AIs. इसका क्या मतलब है, हमने क्या बोला, सारे AI इवेंट्स दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. तो अगर मैं बोल रही हूँ कि इवेंट B हैज अकर्ड और मुझे निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट B हैज अकर्ड, तो ये जो इवेंट है ये, एंड हमने क्या बोला, A1 A2 AK में से कोई ना कोई एक इवेंट तो हो रहा होता है हमेशा. ठीक है, तो इट मस्ट बी दैट ये जो इवेंट B हो रहा है, दिस इज ऑल्सो इन इंटरसेक्शन विद लाइक एग्जैक्टली वन ऑफ द AIs. इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो मैंने अपने सैंपल स्पेस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया. दिस इज A1, ठीक है, दिस इज लेट्स से A2, दिस इज A3, एंड लेट्स से दिस इज AK मान लेते हैं, A4 मान लो. ठीक है, और मैं क्या कह रही हूँ, दिस इज माय B इवेंट,
दिस इज माई इवेंट बी हैज हैपेंड, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवेंट बी हैज हैपेंड, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये बी यहाँ पे हुआ है, सो दिस पोर्शन इज बी इंटरसेक्शन A2, या तो फिर बी यहाँ पे हुआ है, दिस पोर्शन इज बी इंटरसेक्शन A3, या तो फिर बी यहाँ पे हुआ है, दिस इज बी इंटरसेक्शन A4, या फिर ये जो इवेंट यहाँ पे हुआ है, दिस इज बी इंटरसेक्शन A1। ठीक है, सो ये जो पूरा इवेंट बी हुआ है, दिस इज ऑलवेज इन इंटरसेक्शन विद एग्जैक्टली वन ऑफ द एड्स। Is this concept clear? What are we trying to say here? Because of this, exclusive and exhaustive property, this is what we can say about B. कि B कभी ऐसा नहीं होगा कि B हो रहा है और A1, A2, A4, A5 इसमें से कोई भी एक भी इवेंट नहीं हो रहा है, because that is not a possibility, because A1, A2 ये सारे जो इवेंट्स है they are exhaustive, तो इनमें से कोई ना कोई एक इवेंट हमेशा हो रहा होता है। ये वाला पार्ट क्लियर है, राइट? Ma'am, Yeah. ma'am, why with exactly one of the AIs? It can be with multiple AIs. हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस क्वेश्चन। तो मान लो कि मैं बोल रही हूँ कि बी जो है, मान लो A1 के साथ भी हो रहा है एंड A2 के साथ भी हो रहा है, राइट? ऐसा हम बोल लेते हैं, ठीक है? तो ये तो फिर मेरी कंडीशन वायलेट हो गई कि A1 और A2 तो साथ में हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, एक्सक्लूसिव है, अच्छा, yes ma'am, got it. राइट? सो दे कांट हैपन टुगेदर। तो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बट बिकॉज ऑफ एक्सक्लूसिविटी दिस कैन नॉट। ठीक है, और कोई डाउट? तो अब मैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मैं बी को किस तरीके से लिख सकती हूँ? माई बी इज नथिंग बट, माई बी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? किस तरीके से मैं लिख सकती हूँ? बी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बी को मैं अगर बहुत सारे हिस्सों में तोड़ू विच आर डिसजॉइंट सेट्स, वो क्या होगा? A1 इंटरसेक्शन बी प्लस A2 इंटरसेक्शन बी प्लस अप टू A के इंटरसेक्शन बी। मैं बी को इस तरीके से अलग अलग इवेंट्स में तोड़ सकती हूँ, और ये सारे जो इवेंट्स हैं ये क्या हैं? डिसजॉइंट हैं। यस और नो? ऑल दीज इवेंट्स आर डिसजॉइंट, राइट? क्योंकि कोई भी एक साथ नहीं हो सकता, कोई भी दो इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन होगा तो क्या मतलब है कि A1 और A2 एक साथ हो रहे हैं, विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। इज दिस आइडिया क्लियर? कि बी जो है, बी को चार हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंड इन चारों हिस्सों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यस और नो? इज बी फ्रॉम सेम सैंपल स्पेस? यस यस, दिस इज माई सैंपल स्पेस and B is anything inside that. So B is an event which is inside it. Yes. B is from the same sample space. Yes. Ma'am, B is not exclusive, right? The A's are exclusive from each other. B, हाँ, B is not exclusive to A's, but it is ये कह सकते हो कि ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट, ये वाला इवेंट, ये जो चार इवेंट की बात की है ये एक्सक्लूसिव है, इनमें आपस में इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है। बट बी और ए की मैं बात करूं तो ये नहीं, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव नहीं है, इनके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो अब मेरी जो एक्सियम 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो क्या कहती है कि कोई एक अगर इवेंट है, ठीक है, इफ यू कैन, इफ आई डू if I do this, probability of B is nothing but probability of A1 intersection B इसका union A2 intersection B, okay, this is intersection A2 intersection B इसका यूनियन, ऐसे इन सब का यूनियन ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और एक्सियम 3 के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं कि जब भी आपका यूनियन में जो इवेंट्स हैं वो डिसजॉइंट हैं, तो आप इस यूनियन को कैसे लिख सकते हो?
You can just do the sum and that is all. So I can do probability of B equal to probability of A1 intersection B plus probability of A2 intersection B plus इस तरीके से I can keep doing it till AK. ये वाली चीज क्लियर है? Yes. Yes. No. ये जो चारों इवेंट्स हैं, ये जो 4 इवेंट हैं, इनका मैं यूनियन ले लूं तो क्या आएगा मेरे पास? ये इवेंट, सो 4 इवेंट 1 2 3 4, ये चारों इवेंट का मैं यूनियन ले लूं तो क्या आएगा मेरे पास? What will I get if I do the union of these 4 events? A union B में क्या आता है? What does A union B tells me? ऐसे एलिमेंट्स जो A में भी हैं, B में भी, A में है या B में है या दोनों में है, राइट? तो ये सारे इवेंट्स का जब मैं यूनियन ले लूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ऐसा इवेंट जो इसमें हो, या तो इसमें हो, या तो इसमें हो, या तो इसमें, right? And the union will give me probability of B, right? And I can see that ये union जो है, B is nothing but a union of all these events, and because all these events are disjoint, मैं axiom 3 का यूज करके this union will be nothing but sum of probabilities. So मैंने इसको sum of probabilities के फॉर्म में लिख दिया है. ये वाला आइडिया क्लियर है? क्योंकि इसके बाद फिर कुछ बचा नहीं है बताने को. उसके बाद तो सिंपली फिर मैं क्या करूंगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज जो हैं उसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे और फिर फाइंड आउट कर लेंगे. ये वाली चीज क्लियर है? ओके, ऑल राइट, वेरी नाइस. ओके, तो फिर अब मुझे पता चल गया दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, एंड नोइंग दैट मुझे ये चीज प्रूव करनी है. I have to prove this. I have to prove this. So how do I write probability of A1 intersection B? A1 intersection B को मैं कैसे लिख सकती हूँ? Probability of A1 into probability of B given A1. ऐसे मैं लिख सकती हूँ, right? No problem. Multiplication rule that we studied. ऐसे ही मैं सिमिलरली हर एक के साथ ये चीज कर सकती हूँ, राइट? एंड दिस इज नथिंग बट माय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. तो मुझे जो प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर दिया. दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट? सो व्हाट वी हैव डन हियर इज वी हैव प्रूव्ड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, any doubts guys in this? How do we prove it? So what did we start from? We started from कि हमें पता है कि A1 A2 up to AK they are all mutually exclusive and exhaustive events because of which इस तरीके का सेटअप हो पाया. और जब आपको probability of B पता करनी है तो आपको पता है कि ये जो इवेंट B हो रहा है, इन जब भी ये इवेंट बी हो रहा होगा तो इनमें से कोई ना कोई एक इवेंट हो रहा होगा. ठीक है, तो आप बी को किस तरीके से बाइफरकेट कर देते हो? इस तरीके से. सो इस तरीके से हमने बी को बाइफरकेट कर दिया, एंड यूजिंग द थर्ड एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी वी जस्ट डिड दिस यूनियन ऑफ प्रोबेबिलिटी एज द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज. एंड इसको फिर आप किस तरीके से लिख सकते हो वो हमने यहाँ पे देख लिया है. ठीक है, इज दैट फाइन? Yes, no?
ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो अब देर इज अ वेरी देर इज अनदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस विच इज बेस थ्योरम, जो कि आपने काफी पढ़ा भी है, क्लास 12 में भी हम लोग पढ़ते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट बेस थ्योरम। Bayes theorem is a clear usage of conditional probability and this law of total probability. तो आपको एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है, ठीक है। तो बेस थ्योरम क्या करने से पहले गाइस, एनी डाउट्स इन द प्रीवियस वन? आई ओनली हैव वन रिस्पॉन्स। आर यू गाइस राइटिंग इट और कंफ्यूज्ड और? सो ऑल्दो ये प्रूफ आते नहीं है पेपर में, बट लाइक इट्स यूजफुल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, राइट? मतलब इट्स ऑलवेज इजी टू रिमेम्बर द फॉर्मूला विच अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डू, बट इफ यू नो द रैशनल कि कैसे आया, इट हेल्प्स यू विजुअलाइज इट बेटर। ऑल राइट, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज बेस थ्योरम। सो बेस थ्योरम क्या बोलती है? इट सेज कि मान लो, लेट यू हैव के इवेंट्स A1 A2 up to AK, ये K इवेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। एंड व्हाट इज हैपनिंग, दिस बी अ कलेक्शन ऑफ, Ma'am, या a meaning of mutually exclusive is that the intersection of any two events is null. यस यस यस, Okay, ma'am. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आपस में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, हाँ, राइट। सो लेट A1 A2 up to AK be a collection of म्यूचुअल फ्रेंड्स, फेसबुक पे कॉमन फ्रेंड्स, राइट? कॉमन फ्रेंड्स कोई नहीं है, म्यूचुअल फ्रेंड्स नथिंग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आजकल तो फेसबुक काफी ओनली आई सी ओनली द older generation using Facebook these days. The Gen Z is not using it anymore. So how often do you guys use Facebook? Just asking, wondering if you guys use it or not. Oh, okay, never also. That's nice. So everybody is on Instagram these days. Okay, all right. Okay, coming back, let's not deviate from the topic. Okay, let A1 A2 up to AK this be a collection of mutually exclusive and exhaustive events, ठीक है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, मतलब इन सब इवेंट्स का इंटरसेक्शन, कोई भी दो का इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, और ये सब मिला के सबका यूनियन लेके हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है, विथ प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटीज PAI। अब पहले समझना पड़ेगा प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रायर प्रोबेबिलिटी, प्रायर का मतलब होता है पहले, प्रायर मतलब पहले, प्रायर प्रोबेबिलिटी मतलब पहले वाली प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई इवेंट हुआ नहीं है, सो जैसे पहले B इवेंट हो गया था, फिर क्या देख रहे थे, अच्छा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 हैज हैपेंड, या इस तरीके से। सो प्रायर प्रोबेबिलिटी मींस कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट एक्सक्लूड, लाइक सिर्फ उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं देख रहे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके, फिर क्या हो रहा है, देन फॉर एनी अदर इवेंट B, ऐसा इवेंट जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। देन फॉर एनी इवेंट B जिसकी प्रोबेबिलिटी होने की ग्रेटर देन 0 है, द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, posterior, let me write this correct spelling, the posterior
probability, the posterior probability of AJ given B has occurred. Posterior probability मतलब you are finding out the probability of the prior probability, कोई इवेंट नहीं हुआ है तब probability क्या है. Posterior probability कोई इवेंट हो गया है तब क्या probability है. ठीक है. So prior probability क्या थी? PAI मतलब PA1, PA2, PA3 ऐसे. तो अब आपको अगर निकालनी है posterior probability of AJ, मतलब क्या निकालनी है? What is the probability of A1 given that B has happened? What is the probability of A2 given that B has happened? इस तरीके से. Then it is given by, so आपको क्या निकालना है? Probability of AJ given B, ये आपको निकालना है. ठीक है. तो पहले मुझे, तो अब आप ही बताओ कि क्या लिखूं मैं यहाँ पे. अब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ ली है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये क्या होना चाहिए? Probability of AJ intersection B upon B. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ये चीज में कोई दिक्कत किसी को? No. नो. चलो, एवरीबडी इज फाइन विद इट. ठीक है. अब मैं ये वाली जो चीज है इसको और किस तरीके से लिख सकती हूँ? सो एक तरीका तो हो गया इसको लिखने का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ गिवन B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. एक तो ये हो सकता है. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? नोइंग दैट पहले इवेंट B हुआ है. नहीं, वो भूल जाओ जो मैंने भी बोला. ऑल आई एम सेइंग इज इसको और किस तरीके से लिख सकती हूँ मैं जिसमें मेरी प्रायर प्रोबेबिलिटी का यूज हो जाए. Probability of B into PAJ upon B. Okay, what has happened? Yeah, probability of B into probability of AJ upon B. into probability of AJ upon B. हाँ, ये तो हो गया. अगर लेकिन अगर मैंने ये यहाँ पे लिख दिया ना तो पता क्या आ जाएगा? तो दिस विल बी, ये हो जाएगा. हाँ, probability of AJ by B is equals to probability of AJ by B, right? Which is an identity which will always happen. But I'm saying, can I write it something else, like not using whatever I've written here? You understand my point? What will this lead to? जो यूज कर, मतलब जो फॉर्मूला यूज करके हमने ये लिखा है वही फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया, तो क्या आ गया? AJ by B equals to AJ by B, राइट? बट हमें ये नहीं चाहिए. मैं और किसी तरीके से लिख सकती हूँ क्या इसको? इस चीज को दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, राइट? Can I write it like this? Is this fine? Can I write it like this? Yes or no? Oh, okay. How? Okay. So it's just using this. तो दोनों ही probability of intersection भी है. This also and this also, right? Ma'am, Yeah. but it depends which event has occurred first and second. Yeah, that is true. But मैं ये कह रही हूँ कि इस particular section में I know the prior probabilities, right? तो मैं ये वाला जो चीज है इसको निकालने के लिए मेरी प्रायर प्रोबेबिलिटीज का यूज करना चाहती हूँ. सो आई एम सेइंग कि आप दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट दैट यू आर इन. अब वहां पे हम क्या देख रहे थे? हमें क्लियरली पता था कि अच्छा ये सीक्वेंस है, तो मैं एक प्रॉपर सीक्वेंस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी लिखना चाहती थी. और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे पता है कि यार मुझे प्रायर प्रोबेबिलिटीज पता है, मतलब मुझे एजे प्रोबेबिलिटी ऑफ एजे पता है, राइट? तो क्या मैं इसका यूज करके इसको किसी और फॉर्म में लिख सकती हूँ?
आप एक्चुअली दोनों में से कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हो based on whatever your objective is. So my objective is to use prior probabilities to find the posterior probabilities. ये निकालना मेरा मकसद है using these values. So can I write it like this? I'm just asking this question. Like, is there a flaw in writing it like this? कोई दिक्कत है या मैंने कुछ मैथमेटिकल ब्लंडर कर दिया है? No, yes, confusion. Ma'am, explain this with a small example. So I'm saying, so देखो, probability of AJ intersection B. अब मैंने अगर आपको नहीं बताया कि पहले क्या हुआ है तो आप कैसे लिखोगे? Yes, ma'am. तो कैसे लिखोगे? कैसे भी लिख सकते हो, राइट? Yes, yes, ma'am. probability of AJ into probability of B given AJ भी लिख सकते हो, एंड इसको कैसे लिख सकते हो? probability of B probability of AJ given B भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, राइट? तो हमने ये वाला जो फॉर्मूला है ये यहीं से तो यूज किया है, लाइक वी हैव यूज्ड ओनली वी यूज्ड दिस ओनली, राइट? बट अब मेरे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मेरी मर्जी है, जो भी चीज मेरे पर्पस को सर्व करेगी वो मैं निकाल दूंगी, राइट? तो दिस इज व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस, ठीक है? ऑल्सो सो मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, फिर मैं क्या देख रही हूँ, अच्छा मेरे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी है, और मुझे क्या पता है कि ये जो सारे इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कैसे लिख सकती हूँ? जस्ट नाउ आई हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट इट यूजिंग द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. सो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, राइट? तो राइट मैम आई हैड अ डाउट. या सो मैम इसमें हमारा ये कि हमें प्रायर प्रोबेबिलिटी यूज करनी है, सो एआई थी जो. ठीक सो है, जब हमारा फॉर्मूला है तो उसमें एआई तो बहुत मिसिंग, मतलब मिसिंग है, उसमें कुछ एआई का रोल ही नहीं है. यहाँ पे है ना बाबा, दिस ना, यस मैम, ये तो ए जे है ना, एआई का क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके. सो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस AI मींस ये जो I है ये अलग अलग वैल्यूज ले लेगा, I फ्रॉम 1 to K, और ये जो J है ये J मतलब J भी अलग अलग वैल्यू ले लेगा. तो मान लो ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी AJ की निकालनी है, इसका मतलब क्या है कि वो आपको ये A में से किसी की भी प्रोबेबिलिटी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालने को बोल सकते हैं, मतलब ये बोल देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन B निकाल दो. तो J इज जस्ट अ लेटर विच इज यूज टू रिप्रेजेंट कि आप 1 से लेके K के बीच में कोई भी नंबर यूज कर सकते हो. और यहाँ पे I क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि अगर यहाँ पे भी I यूज कर देते और यहाँ पे भी I यूज कर देते तो आप बोलते कि अच्छा यहाँ पे जो I है क्या वही I यूज करना है, ठीक है? ये कंफ्यूजन जो है बचाने के लिए ये दो अलग लेटर्स का यूज किया गया, ठीक है? ओके ओके. Okay, all right. So I can write this particular expression, which is probability of AJ given B equals to, इसको आप कैसे लिख सकते हो? Probability of AJ into probability of B given AJ, और नीचे probability of B है जिसको आप कैसे लिख सकते हो? Summation I equals to 1 to K probability of A I into probability of B given AI. ठीक है? तो this is your Bayes theorem. ये जो है this is your Bayes theorem. ठीक है? so ये जो है पूरी की पूरी हमने साथ में डिराइव किया. इसको डिराइव करने में कोई कंफ्यूजन कि कैसे आया, क्या हो गया? तो हमने क्या किया, प्रायर प्रोबेबिलिटीज का यूज करके, विच आर दीज प्रोबेबिलिटीज, इसका यूज करके पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाली. इसके जब एग्जाम्पल करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, बट अभी क्या किया है, अभी सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन
एंड टोटल प्रोबेबिलिटी की जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है, उन दोनों को बस यूज करके हम ये एक्सप्रेशन पे आए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे पहुंचे, इस पे क्या हुआ, कोई डाउट इसमें?